हाँ बेटा, आपके विक्रम सर फिर आ गए हैं एक नया क्वेश्चन और नया वीडियो लेकर के, जो अपनी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यह है व्यतिकरण किसे कहते हैं। व्यतिकरण किसे कहते हैं क्वेश्चन। व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण की विवेचना कीजिए। व्यतिकरण किसे कहते हैं, उसके गणितीय विश्लेषण की विवेचना अपने को करनी है। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एनालिसिस जो इसका था, मैथमेटिकल एनालिसिस, उसको एक्सप्लेन करना है। व्यतिकरण क्या होता है पहले तो वो समझाएं। देखो, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें, ये कोई एक माध्यम मान लेते हैं, इसमें एक तरंग ये जा रही है, एक तरंग इस प्रकार से चल रही है। किसी भी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक ही समय पर एक साथ संचरित हो रही हों तो किन्हीं बिंदुओं पर तो उनके आयाम और तीव्रता अधिकतम हो जाएंगे, तथा किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता कैसे हो जाएंगे, निम्नतम हो जाएंगे। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। किन्हीं बिंदुओं पर आयाम तीव्रता अधिकतम होंगे और किन्हीं बिंदुओं पर आयाम तीव्रता कैसे होंगे, निम्नतम होंगे। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, व्यतिकरण। ठीक है, तो फिर एक बात वो आपको बार बार बताता ही हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन और मेरा नया वीडियो पहुँच जाए। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें सब्सक्राइब करने के साथ साथ। व्यतिकरण तो क्या होता है, क्वेश्चन अपने पास था कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति, जैसे अभी आपको चित्र में बताया था, समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो या दो से अधिक तरंगें एक ही समय पर संचरित हो रही हों तो किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता अधिकतम होंगे तथा किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता निम्नतम होंगे। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, व्यतिकरण। ठीक है, अब यहाँ मैं बात करके चल रहा हूँ व्यतिकरण के बाद गणितीय विश्लेषण की, मैथमेटिकल एनालिसिस। चार बातें अपने को इसमें निकालनी होती हैं। एक, परिणामी तरंग का समीकरण। दूसरा, परिणामी तरंग की कलांतर। तीसरा, परिणामी तरंग का आयाम। और चौथी है परिणामी तरंग की तीव्रता। चार में से कोई भी दो पूछ सकता है, तीन पूछ सकता है, या चार के चारों को पूछा तो कहेगा वो व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण को समझाइए। ठीक बेटा, तो कैसे निकाले और कैसे नहीं, तो उसके लिए मैं सीधा बात कर रहा हूँ। माना दो तरंगें हैं व्यतिकरण के लिए, अध्यारोपण में जो आ रही हैं, कितनी तरंगें हैं बेटा, दो तरंगें हैं जिनके आयाम em1 और em2 हैं। आयाम क्रम से क्या है, em1 और em2। पहली तरंग का आयाम है em1, दूसरी तरंग का आयाम क्या है बेटा, em2। दो तरंगें ले ली, पहली तरंग का आयाम em1, दूसरी तरंग का आयाम em2। व्यतिकरण के लिए आवृत्ति समान होनी चाहिए, तो दोनों की आवृत्ति कितनी है, ओमेगा। समान आवृत्ति दोनों के लिए, यानी पहली तरंग के लिए भी और दूसरी तरंग के लिए भी। तीसरे पॉइंट पे इनके मध्य का कलांतर मैं मान के चल रहा हूं कितना है बेटा, 5। कलांतर या कलाकोण कितना है, 5 है दोनों तरंगों के मध्य में। तो इनके समीकरणों को कैसे लिखेंगे, किसी भी तरंग का समीकरण किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, y बराबर a sin ओमेगा टी। किस फॉर्मेट में लिखा जाता है बेटा, y बराबर a sin ओमेगा टी। कक्षा 11 में दोलन वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ते हैं और तरंग वाले चैप्टर में भी इसको हम पढ़ते हैं। दोनों ही जगह पे, दोनों ही चैप्टर्स में इसको पढ़ा जाता है। अब आ रहा अपने पॉइंट पे, तो पहले ऊपर की एक लाइन जो लिखनी है, क्या दो लाइन होती होगी। माना दो तरंगें जिनके आयाम em1 और em2 हैं, जिनकी आवृत्ति ओमेगा है, किसी समय t पर एक समान दिशा में संचरित हो रही है या एक ही दिशा में संचरित हो रही है, इनके मध्य का कलांतर 5 हो तो तरंगों के समीकरणों को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे बेटा, पहली तरंग का समीकरण मैं मान के चलता हूं E1। पहली तरंग के समीकरण को क्या कह देता हूं मैं यहाँ पे, E1। ठीक है, तो पहली तरंग के समीकरण को हम E1 कहें। E1 बराबर क्या हो गया अपने पास, em1, आयाम की जगह पर आयाम आ गया, इनटू में साइन ओमेगा टी मान लेते हैं। समीकरण नंबर क्या कहते हैं इसको, A। और दूसरी तरंग का समीकरण क्या कह देते हैं हम, E2। पहली तरंग का समीकरण क्या कहा हमने, E1 बराबर क्या हो गया, em1 साइन ओमेगा टी। दूसरी तरंग का समीकरण है E2 और E2 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, em2 साइन
ओमेगा टी और प्लस में यहाँ पर कर देता हूँ मैं फाइव, तो दोनों बीच में कालांतर तो है। अब फाइव को ऊपर वाले में लिखे नीचे वाले में लिखे, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक बेटा, अब मुझे परिणामी तरंग ज्ञात करनी है। तो देखो क्या होता है फिजिक्स में, कभी भी किसी भी चीज का परिणामी निकालो तो अगर वो सेम डायरेक्शन में है या स्केलर प्रॉपर्टी है तो उसका जोड़ करके निकलता है, और अगर वो वेक्टर प्रॉपर्टी है, वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि तो उसका घटकों के रूप में निकलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि वो अदिश राशि है या फिर अपने पास एक अचर राशि है तो उसका परिणामी डायरेक्ट योगफल से ज्ञात किया जाएगा। अगर वो सदिश राशि है तो उसके घटक बांटने पड़ेंगे, और घटक बांटने के साथ साथ हम वहाँ देखते हैं कि कैसे या किस प्रकार से घटकों में वैल्यू हैं वो समान आएंगी या विपरीत आएंगी, उस प्रकार से उनको जोड़ा या घटाया जाता है परिणामी। और ये जोड़ने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं अध्यारोपण। यहाँ लिखेंगे परिणामी का मान, किसका मान बेटा, परिणामी का मान, परिणामी का मान। कौन सा नियम लगा रहा था मैं, अध्यारोपण, अध्यारोपण से। तो E बराबर क्या आ गया, E1 और प्लस में क्या आ गया, E2, है ना। 1 और 2 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या करने पर बेटा, मान रखने पर। तो E बराबर क्या आ गया, EM1 साइन ओमेगा टी प्लस EM2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये मान आ गया। EM1 और EM2 का है ना, तो EM1 का जो मान था वो तो था E1 का मान था EM1 साइन ओमेगा टी, E2 का मान था EM2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। परिणामी निकाला, अध्यारोपण से दोनों तरंगों को जोड़ दिया, समीकरण 1 और 2 से मान रखे, ये मान आ गया। अब क्या कर सकते हैं, यहां पर तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, यहां पर क्या कर सकते हैं हम, देखो एक बार इस पॉइंट में हम छोटा सा कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल सकते हैं। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, देखो आप, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना बेटा। तो अब इस फॉर्मूले को यहां लगाना है, तो E का वैल्यू क्या आ गया, देखो E इक्वल टू EM1 साइन ओमेगा टी अपनी जगह पे है, प्लस EM2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर रहेगी, यहां पर फॉर्मूला लगना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की जगह पर ओमेगा टी और बी की जगह पर कितना है, 5। तो क्या हो गया अपने पास, साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। अब देखो क्या कर सकते हो आप, EM2 का अंदर गुणा कर सकते हो, तो करो भाई। तो इक्वल टू क्या आ गया, देखो अपने पास EM1 साइन ओमेगा टी प्लस EM2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस EM2 कॉस ओमेगा टी साइन 5, है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया। और वैसे मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले, व्यतिकरण की घटना में आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। व्यतिकरण की घटना में आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो आवृत्ति को अलग कर दो या यहां से कॉमन ले लें, क्योंकि ये कॉमन आ चुका है। तो कॉमन क्या आ गया अपने पास, देखो साइन ओमेगा टी क्या बच गया, देखें EM1 प्लस EM2 cos 5, इधर से ये बच गया, है ना, EM1 प्लस EM2 cos 5। दूसरे वाले स्टेज पे बात करके चलें, इधर से भी मैं cos ओमेगा टी को कॉमन के रूप में बाहर निकाल देता हूं या अलग कर देता हूं बिल्कुल ही आयाम और कालांतर वाले मान से। तो cos ओमेगा टी को हमने बाहर कर दिया है, क्या बन गया अपने पास, EM2 साइन 5, है ना बेटा। मैं आपको वजह से बार बार कह के चल रहा हूं, व्यतिकरण की घटना में आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता, आयाम कालांतर जो परिवर्तित हो जाते, तो आवृत्ति वाले पार्ट को छोड़ करके, आवृत्ति वाला पार्ट कौन सा है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इस वाले भाग को छोड़ करके बचा हुआ जो भी भाग है उस सब को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर।
तो हम यहाँ ई का वैल्यू चल रहा है, तो इनको अलग हटाने के लिए अपन मान लेते हैं। माना क्या है अपने पास, इधर तो पार्ट कौन सा बन रहा है अपने पास, देखो EM1 प्लस EM2 cos फाई, और उधर वाला पार्ट कौन सा बन रहा है, देखो EM2 sin फाई, है ना। पहले वाले पार्ट कौन सा बन रहा है, EM1 प्लस EM2 cos फाई, और दूसरे वाले पार्ट कौन सा बन रहा है, EM2 sin फाई। ये दो वैल्यू हो गए। इसको जो कंप्लीट वैल्यू लिया जाएगा इसे ले लेते हैं अपन EM, परिणामी तरंग का आयाम। EM क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, ठीक है। तो इसको तो EM इनटू में cos आ रहा है तो cos के साथ लिख दो cos, और अब परिणामी का जो कलांतर है परिणामी तरंग का, उसे क्या ले लेते हैं, थीटा। ऐसे इधर इसको भी क्या ले लेते हैं, EM, साइन की जगह पे साइन और थीटा। इक्वेशन नंबर कह दिया इसको 3 और इक्वेशन नंबर इसको कह दिया हमने 4, ठीक बेटा। दोनों समीकरण यहाँ पे रख दिए जाएं। तब अब अपने पास देखें E का वैल्यू क्या आएगा, तब इधर लिख देते हैं यहीं पे। तब E का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो साइन ओमेगा टी अपने पास है ही, साइन ओमेगा टी। इस पूरी वैल्यू की जगह पे क्या लिखा है हमने, EM cos थीटा, EM cos थीटा प्लस इधर अपने पास cos ओमेगा टी है ही। इस पूरी वैल्यू को क्या लिखा है अपन ने, EM sin थीटा। तो अब देखो इसको गुणा करते, EM और EM दोनों में से कॉमन आ चुका है, दोनों जगह से EM और EM क्या आ चुका है, कॉमन। तो दोनों में से EM को कॉमन निकाल के रख दिया जाए तो बाहर कॉमन आ गया क्या, EM, और क्या बच गया अपने पास, साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी साइन थीटा। इसका वैल्यू आ रहा है ये E का, है ना। वापस से सूत्र देखे, साइन ए प्लस बी का क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र बन गया। तो E इक्वल टू क्या आ गया, देखो E इक्वल टू आ चुका है, EM अपने पास है, साइन ए प्लस बी का सूत्र बनाया तो ए की जगह पे क्या बन रहा है, ओमेगा टी, और प्लस बी की जगह पे क्या बन रहा है, थीटा। ठीक बेटा, यह है परिणामी तरंग का या व्यतिकरण की घटना में प्राप्त परिणामी तरंग का समीकरण होता है। और इस समीकरण को हम समीकरण नंबर कौन सा कह देते हैं, 5। लिख देता हूं यहां, यह व्यतिकरण की घटना में, कौन सी घटना बेटा, व्यतिकरण की घटना में प्राप्त परिणामी तरंग का क्या होता है बेटा, समीकरण होता है। ठीक है, व्यतिकरण की घटना में क्या होता है बेटा, परिणामी तरंग का समीकरण। तो सबसे पहले हमने परिणामी तरंग के समीकरण के बारे में बात करनी थी और परिणामी तरंग का समीकरण याद किया। पुनः पूरे डेरिवेशन को एक बार देख लेते हैं। मैं मान के चला कि दो तरंगें हैं। कितनी तरंगें हैं अपने पास, दो तरंगें। पहली तरंग जिसका आयाम क्या है, EM1, दूसरी तरंग जिसका आयाम क्या है, EM2। ठीक है, दोनों तरंगों की आवृत्ति कितनी है, ओमेगा। दोनों तरंगों के मध्य कालांतर कितना है, फाई। किसी समय टी पर एक साथ संचरित हो रही है। किसी समय टी पर क्या हो रही है बेटा, एक साथ संचरित हो रही है। तो इनके समीकरणों को कैसे लिखा जाएगा, पहली तरंग का समीकरण E1 बराबर EM1 साइन ओमेगा टी के रूप में लिख दिया। दूसरी तरंग का समीकरण EM2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में लिख दिया। जब इनका परिणामी निकालेंगे तो परिणामी का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से आएगा। किस सिद्धांत से आएगा बेटा, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो दोनों को हमने लिख दिया जोड़ के। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों में से मान को लिख दिया जाए। तो दोनों में से मान को लिखा, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकते। इधर साइन ए प्लस बी का सूत्र खोल सकते थे, है ना। तो क्या किया, सबसे पहले साइन ए प्लस बी का सूत्र लिख दिया अपन ने चूंकि करके। यहाँ पे इसको चूंकि करके लिख देता हूँ ब्रैकेट में। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र हमने लगाया किसमें, साइन ओमेगा टी प्लस फाई के लिए। ए की जगह पे ओमेगा टी और बी की जगह पे क्या है, फाई। तो पहले वाले पार्ट में कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, उसको छोड़ दिया जाए। पीछे वाले भाग में सूत्र लगा सकते थे। तो EM2 की जगह पे EM2 हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के रूप में लिख दिया। अब क्या कर सकते थे, इसका अंदर गुणा। तो हमने EM2 का दोनों पक्षों के साथ ब्रैकेट को ओपन करके गुणा कर दिया। अब देखो साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया।
ऐसे बोल दें, या फिर यूँ कह सकते हैं कि व्यतिकरण की घटना में, कौन सी घटना बेटा, व्यतिकरण की घटना में आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो आवृत्ति क्या है, समान, तो आवृत्ति वाले पार्ट को अलग हटा दिया, ऐसे आवृत्ति वाले पार्ट को यहाँ पे भी अलग हटा दिया। आवृत्ति में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं और बचा हुआ कुछ भी सेम रहेगा नहीं। तो बचे हुए पार्ट को हमने हटाने के लिए या परिणामी तरंग बनाने के लिए क्या किया, अलग अलग घटकों के रूप मान लिया। तो em1 प्लस em2 cos फाई को क्या ले लिया, em cos थीटा, em2 sin फाई को क्या ले लिया, em sin थीटा। एक को इक्वेशन 3 कह दिया और एक को इक्वेशन 4 कह दिया। दोनों इक्वेशंस की वैल्यू यहाँ पे रखी गई इस वाले इक्वेशन में। तो ये मान आ गया, देखो क्या आ गया, E बराबर साइन ओमेगा टी, जो em1 प्लस em2 cos फाई आ रहा था इसकी जगह पे em cos फाई, वो cos थीटा, और अपने पास यहाँ em2 sin फाई आ रहा था वहाँ पे em sin थीटा। em कॉमन आ चुका है तो कॉमन बाहर निकाल दिया, वापस से साइन ए cos b प्लस cos a sin b बन गया, मतलब साइन a प्लस b का सूत्र बन गया। वापस से सूत्र लगा दिया। जो भी अब ये प्राप्त हुआ यह है परिणामी तरंग का समीकरण होता है। जो भी प्राप्त हुआ वो किसका मान होता है बेटा, परिणामी तरंग का समीकरण। पहला पॉइंट यही है। दूसरा पार्ट, मेरे को इसमें से 4 चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, परिणामी तरंग का समीकरण, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का कालांतर और परिणामी तरंग की तीव्रता। तो अब मैं सेकंड पे कर रहा हूं परिणामी तरंग का कालांतर। तो हेडिंग हो गया पहला, तो ये दूसरा मैं हेडिंग से डाल सकता हूं, टॉपिक डाल सकते हैं परिणामी तरंग का कालांतर। कालांतर कह दें, कलाकोण कह दें या दिशा कह दें, एक ही बात है। कालांतर, कलाकोण या दिशा एक ही मीनिंग होता है, यानी कि अपने को कोण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बेटा, कोण का। और आप जानते हो, आपको कई बार बता रखा है मैंने भी, कोण का मान हमेशा tan थीटा में ही लिया जाता है। किसमें ज्ञात किया जाता है बेटा, tan थीटा में। तो tan थीटा निकालना है तो देखो किसमें किसका भाग दे दें, या 4 में ये रहा और 3 में ये रहा। परिणामी तरंग के कालांतर tan थीटा का मान तो आए यहीं पे। तो सबसे पहले परिणामी तरंग का कालांतर ज्ञात करने के लिए tan थीटा लेना, और tan थीटा में साइन बटे कोस होगा, तो 4 में 3 का क्या दे देते हैं, भाग। तो लिख दे बेटा, समीकरण 4 में 3 का क्या दे देते बेटा, भाग देने पर। तो समीकरण 4 में 3 का भाग देंगे तो देखो क्या आ गया अपने पास, em साइन थीटा बटे em cos थीटा बराबर साइन थीटा वाला पार्ट क्या बन रहा है, em2 साइन फाई अपॉन em1 प्लस em2 cos फाई। देखो em से em कट गया और ये क्या बन गया अपने पास, tan थीटा। कौन सा थीटा बन गया ये, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या आ गया, देखो अपने पास em2 साइन फाई बटे em1 प्लस em2 cos फाई, है ना। अगर ये सारणी में से मान आ जाता तो अपन लिख देंगे, इसकी कैलकुलेशन में उत्तर में कोई भी सारणी का मान आ जाता तो लिख देंगे बराबर में tan, जैसे एक आ गया tan π/4 या tan 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर ये सारणी में से मान नहीं आता, जैसे पता चला 3/4 आ गया, तो सारणी मान तो नहीं है, तो उस अवस्था में उत्तर कैसे लिखा जाता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, क्या लगा देते हैं, tan इनवर्स em2 साइन फाई बटे em1 प्लस em2 cos फाई। समीकरण नंबर इसको क्या कह रहे थे हम, 6। तो इस प्रकार से हमारे पास कालांतर का मान आ गया। किसका मान आ गया बेटा, कालांतर का। तो यह परिणामी तरंग का कालांतर होता है। यह परिणामी तरंग का क्या होता है बेटाओ, कालांतर होता है। अभी तक हमने 2 गणनाएं की हैं। अभी तक कितनी गणनाएं की हैं, 2 गणनाएं। यानी हमने परिणामी तरंग का समीकरण निकाला और परिणामी तरंग का कालांतर निकाला। तो पहले यहां तक आप उतार सकते हो, इसको समझने को मैं आपको 2 बार समझा चुका हूं। वापस से एक बार और देख लेते हैं क्या किया। दोनों तरंगों के समीकरण लिए, परिणामी के लिए दोनों का, ध्रुवण के लिए दोनों का योगफल कर दिया, 1 और 2 से मान रखा गया, साइन a प्लस बी का सूत्र लगाया। बड़ा आसान डेरिवेशन है। साइन a प्लस बी का सूत्र खोला तो ये मान आ गया अपने पास साइन ओमेगा टी कॉस फाई, कॉस ओमेगा टी साइन फाई, अंदर गुणा कर दिया था।
अंदर गुणा करने के बाद हम यहाँ पर आवृत्ति वाले पार्ट को बिल्कुल अलग हटाएंगे। तो आवृत्ति वाले पार्ट को अलग करके रख दिया हमने तीनों जगह से, यानी कि 2 में तो स्टार्टिंग वाले में तो कॉमन आ ही चुका है, ये sin ओमेगा टी, इसमें भी हमने अलग करके रख दिया। बचा हुआ पार्ट हटाने के लिए, मानने के लिए परिणामी तरंग का हमने परिणामी का आयाम और परिणामी का कलांतर मान लिया दोनों के साथ। वैल्यू को ये जो इक्वेशन 3 और 4 से वैल्यू है इनको यहाँ पर रख दिया, EM कॉमन लेते ये वैल्यू आ गया, वापस से sin A प्लस sin B का सूत्र बन गया, हमने ये लगा दिया, ये परिणामी तरंग का समीकरण आ गया। अब हमें ज्ञात करना है परिणामी तरंग का कलांतर। तो कलांतर या कलाकोण या दिशा किस में ज्ञात की जाती है? tan थीटा में। तो tan थीटा लेने के लिए परिणामी तरंग का कलांतर या आयाम जो भी आया वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से आ रहा है ना। तो 3 और 4 से आ रहा है, तो अपन ने परिणामी तरंग के कलांतर के लिए 4 में 3 का भाग दे दिया, UM से EM कट गया, tan बच गया। अगर सारणी का मान नहीं आता तो थीटा का मान कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 3 4 5 7, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 आ गया जैसे, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 उत्तर लिख दिया जाएगा। इसको आप उतार लें और फिर आगे डेरिवेशन और भी बचा हुआ है, इसमें से मैं 2 इक्वेशंस काम में लूंगा। कितने इक्वेशंस काम में लूंगा? 2। पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं, भर चुका है। हाँ बेटा, 2 इक्वेशंस जहां पर परिणामी तरंग का प्रारंभ में मान आया था या कोई भी मान आया था, वो था सबसे पहले EM1 प्लस EM2 cos फाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहा था। उसी में आपको दोबारा प्रिंटिंग करना, और दूसरा था अपने पास सॉरी इसके बराबर में था इक्वल टू EM cos थीटा इक्वेशन नंबर 3, और दूसरा है अपने पास EM2 sin फाई बराबर EM sin थीटा इक्वेशन नंबर क्या है? 4। ये मैंने दोबारा प्रिंट कर दिया, आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां तक का अपना मान आ गया। अब हमें परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना है, तो हेडिंग डाल सकते हैं आप, परिणामी तरंग का आयाम। अब परिणामी तरंग का आयाम निकालना है, और परिणामी तरंग का आयाम हमने सबसे पहले यहीं पे काम में लिया है, क्या है वो? EM। परिणामी तरंग का आयाम क्या है? EM। तो EM का मान निकालना है। अब EM का मान निकालने के लिए क्या करें? इसका और इसका, इन 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ दें, तो EM स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, EM स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा, EM स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1, है ना। तो क्या करें? समीकरण 3 व 4 का क्या करके बेटा? वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करके जोड़ें तो देखो क्या आ गया, इधर वाला इक्वेशन EM1 प्लस EM2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस EM2 sin फाई का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी हो जाएगा EM स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस EM स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, है ना बेटा। A प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया, तो क्या कर देंगे इसको? देखो अपन EM1 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 cos फाई प्लस EM2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, ये तो A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया जाए ना, यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस EM2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। यह तो मैंने केवल किस में किया है? LHS पार्ट में। अब RHS पार्ट में आ जाओ, EM स्क्वायर कॉमन हो चुका है ना, तो इक्वल टू क्या हो गया? देखो EM स्क्वायर कॉमन में आ गया, और क्या हो चुका अपने पास? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे क्या करेंगे? वही EM1 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 cos फाई प्लस EM2 स्क्वायर, इधर से भी कॉमन आ गया देखो, है ना। तो क्या हो चुका है? cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, इधर से कॉमन आ गया, इधर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? EM स्क्वायर। यहाँ पे इसका मान भी 1 हो गया। तो कुल मिला के EM स्क्वायर में
ई एम स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, है ना, उल्टा कर देते हैं, LHS वाले को RHS में और RHS वाले को LHS में। तो ई एम स्क्वायर बराबर क्या आगे देखो, ई एम वन स्क्वायर प्लस 2 ई एम वन ई एम टू कॉस फाइव और प्लस में क्या गया ई एम टू का स्क्वायर, है ना। ई एम का मान निकालना था, तो ई एम बराबर क्या आ गया, इन रूट ई एम वन स्क्वायर प्लस 2 ई एम वन ई एम टू कॉस फाइव और प्लस में क्या आ गया बेटा ई एम टू का स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको क्या कह देते हैं हम, 7। कौन सा इक्वेशन आ चुका है ये, 7वां। और यह क्या होता है, परिणामी तरंग का आयाम। लिख दें यहां पे, यह परिणामी तरंग का आयाम होता है। परिणामी तरंग का क्या होता है बेटा, आयाम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने यहां पे 3 चीजें मैं गणना कर चुका हूं। परिणामी तरंग का समीकरण जो 5वां आया था, परिणामी तरंग का कलांतर जो 6वां आया था, और परिणामी तरंग का आयाम जो कौन सा इक्वेशन आया है, 7वां। अभी अपने पास एक पॉइंट और बचा है, परिणामी तरंग की तीव्रता। कौन सा पॉइंट बचा बेटा, परिणामी तरंग की तीव्रता। तो वापस से देख लें, आयाम के लिए क्या किया गया था, जो तीसरा और चौथा समीकरण है इसका वर्ग करके जोड़ा है हमने। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाया, ये स्क्वायर खुल गया था, ये डायरेक्ट स्क्वायर जोड़ ही दिए थे, ई एम स्क्वायर कॉमन ले लिया। वापस से इस वाले पद में और इस वाले पद में, लास्ट वाले पद में देखो ई एम टू स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया प्लस में, और cos स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव का मान भी 1 हो गया। तो मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, अंदर उठा गया कि परिणामी तरंग का क्या आ चुका है, आयाम। लास्ट में बच रही है तीव्रता। तीव्रता के लिए एक बार और बोर्ड साफ करेंगे, तो आप यहाँ पे पॉज करके स्क्रीन को इसको उतार सकते हो। एक बार और रह रहा है अभी ये, हाँ बेटा। अब लास्ट में बच रहा है परिणामी तरंग की तीव्रता। तो परिणामी तरंग की तीव्रता, ये हेडिंग हो गया। अब देखो तीव्रता का मान है ना, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, तीव्रता का मान आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तीव्रता का मान क्या होता है बेटा, आयाम के वर्ग के समानुपाती। यहां लिख देते हैं, व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग, व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता का मान उसके आयाम के वर्ग के कैसे होता है बेटा, समानुपाती, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तब तीव्रता समानुपाती आयाम, और आयाम का क्या कर देंगे हम, वर्ग। तीव्रता को इंटेंसिटी बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। प्रोपोर्शनली आयाम, आयाम को मैंने अभी भी क्या लिखा था, ई एम, आयाम को क्या लिखा था, ई एम, और ई एम का क्या कर देंगे हम यहाँ पे, स्क्वायर। तो देखो समीकरण 7 में आयाम निकाला हुआ है, आयाम का मान किसमें निकाला, समीकरण 7 में। तो समीकरण किससे, 7 से मान रखने पर, ठीक है, या तो आप ऐसे लिखोगे, और मान लो डायरेक्ट ही केवल तीव्रता पूछ ले और कुछ भी नहीं पूछे, तो अपने को एक लाइन दूसरे तरीके से लिखनी पड़ेगी। फिर क्या लिखनी पड़ेगी, व्यतिकरण की घटना में आयाम, व्यतिकरण की घटना में आयाम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखना पड़ेगा। उससे पहले व्यतिकरण की घटना में आयाम हम लेके चल रहे हैं, तो व्यतिकरण की घटना में आयाम ई एम क्या आता है, ई एम वन का स्क्वायर प्लस 2 ई एम वन ई एम टू कॉस फाइव और प्लस में ई एम टू का स्क्वायर, इसका क्या लग रहा है, अंडर रूट, है ना। तो यहां हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट चुका होगा, तो आई समानुपाती ब्रैकेट में, उसको और भी हम शॉर्ट करके बना सकते हैं। वैसे आई समानुपाती ब्रैकेट में
EM1 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 cos फाई और प्लस में EM2 का स्क्वायर है ना बेटा। और अगर यहाँ पे एक चीज और रिप्लेस करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं, किस प्रकार से देखो, कंप्लीट ही तीव्रता के लिए समानुपाती को यहीं हटा दिया जाए तो I बराबर K EM स्क्वायर है ना। अब मैं लिख देता हूँ व्यतिकरण की घटना में आयाम, व्यतिकरण की घटना में आयाम, तो क्या होता है EM बराबर EM1 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 cos फाई और प्लस में EM2 स्क्वायर, EM अंडर रूट लग के था, EM स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। तब I बराबर क्या हो गया, देखो K वैल्यू लिख देते हैं EM1 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 cos फाई और प्लस में EM2 स्क्वायर। अब क्या करें, K का अंदर गुना कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा K EM1 स्क्वायर प्लस 2 K EM1 EM2 cos फाई प्लस K EM2 का स्क्वायर ना बेटा। किसका वैल्यू आ रहा है, ये I का। अब देखो हम एक वैल्यू लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, चूंकि A को कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट में A स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूं है ना, और कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट में A और अंडर रूट में A ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे K तो है यहाँ पे, इसको दो रूपों में लेना है, EM1 के साथ अलग और EM2 के साथ अलग है ना। और EM1 स्क्वायर तो यहाँ पे EM1 का स्क्वायर भी करना है, तो अपने को ये घातांक के नियम लगाना पड़ेगा। तो I का वैल्यू हम यहाँ कैसे लिखेंगे, इधर से लिख देता हूँ I इक्वल टू K EM1 स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह पे है, K को तो इस फॉर्मेट में लिखूंगा, क्यों, EM1 के साथ अलग लिखना है और EM2 के साथ अलग लिखना है, दो जगह पे चाहिए ना। तो अंडर रूट में K और अंडर रूट में K दो जगह पे हो गया, EM1 का भी स्क्वायर चाहिए और EM2 का भी स्क्वायर चाहिए, देखो ना एक बार, आयाम का वर्ग होना चाहिए, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो अंडर रूट में क्या हो गया EM1 का स्क्वायर और अंडर रूट में क्या हो गया EM2 का स्क्वायर cos फाई और प्लस में क्या आ रहा है देखो K EM2 का स्क्वायर। अब क्या करें, एक K को तो इसके साथ लिख दो आप और एक K को इसके साथ लिख दिया जाए, तो क्या फॉर्मेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो I इक्वल टू K EM1 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में K EM1 का स्क्वायर अंडर रूट में ही K EM2 का स्क्वायर cos फाई और प्लस में K EM2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है ना। K क्या है, अचर, EM क्या है, पहली तरंग का आयाम EM1, K अचर, EM2 क्या है, दूसरी तरंग का आयाम, और इसका क्या हो रहा है, वर्ग। तो अचर इनटू में आयाम का वर्ग, अचर इनटू में आयाम का वर्ग क्या होता है, तीव्रता। तो ये क्या हो गई, पहली तरंग की तीव्रता, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, दूसरी तरंग की तीव्रता है ना। तो चूंकि I1 इक्वल टू क्या ले लेते हैं, K EM1 का स्क्वायर तथा I2 बराबर क्या ले लेते हैं, K EM2 का स्क्वायर। तो इस पूरे को K EM1 को I1 से रिप्लेस कर दो और K EM2 जहां पे भी लिख रहा है उसको I2 से रिप्लेस कर दे। तो I बराबर क्या आ गया, देखो I1 प्लस 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 cos फाई और प्लस में क्या आ गया I2। यह क्या होती है बेटा, परिणामी तरंग की तीव्रता, और इसको कहेंगे समीकरण नंबर 8। तो लिख देता हूं, यह परिणामी तरंग की क्या होती है, तीव्रता होती है। इस प्रकार से आपका ये 4 नंबर का डेरिवेशन है, जिसके मैं 3 पार्टों में आपको कराया है, 3 बार बोर्ड को साफ किया है। तो आप एक एक करके इसको लिखें। तीव्रता वाले में क्या किया था, तीव्रता का मान आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, तो आयाम के वर्ग के समानुपाती किया और आयाम के वर्ग के समानुपाती को हटाया किससे, K से। अगर मान लो सेम डेरिवेशन आ जाता है तो आप लिख सकते हो क्या, इस पॉइंट पे, यहाँ पे
समीकरण नंबर 7 में हमने क्या निकाला था, आयाम। समीकरण 7 से मान लिखने पे अगर वो सेपरेट तीव्रता पूछे तो सेपरेट तीव्रता में क्या करेंगे, व्यतिकरण घटना में आयाम को लिखोगे, अंदर गुणा कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए, देखो के ई एम वन तो क्या हो गया, पहली तरंग की तीव्रता, के ई एम टू दूसरी तरंग की तीव्रता। तो के को इस फॉर्मेट में लिखा है, 2 बार चाहिएगा, ई एम वन को स्क्वायर के रूप में लिखा है इस प्रकार से, दोनों के अलग अलग लिखा, I1 का वैल्यू ले लिया और I2 का वैल्यू ले लिया। इस प्रकार से अपना डेरिवेशन मिला। बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और भी नए नए क्वेश्चन आप तक पहुंच पाएं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगला वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ हम बाद में मिलेंगे।